हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम CIB का पेपर नंबर 4 BRBL 7 पढ़ रहे हैं, जहां हम फर्स्ट यूनिट फ्रॉम मॉड्यूल डी बोले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 25th यूनिट चालू किया था लास्ट सेशन में। या बेसिक्स जनरल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 से सेक्शन 75 में जो कवर होते हैं बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। जस्ट इन केस आपने वो सेशन अटेंड नहीं किया है तो पहले वो अटेंड कीजिए, ओनली देन विल यू बी एबल टू अटेंड अंडरस्टैंड थिंग्स फॉर टुडे एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू सेशंस, चाहे वो यूनिट 25 हो या 26 हो या 27 हो। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ आया है तभी सेल्स ऑफ गुड्स आएगा और तभी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी आएगा। ठीक है, तो चलिए, आई एम होपिंग दैट यू हैव ऑलरेडी अटेंडेड 25A। आज हम 25B करने वाले हैं, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 एंड सेक्शन 125। दो ही सेक्शंस हैं, ये अभी के अभी हम दिल में उतार लेंगे कि कभी भी हमसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से बातें पूछी जाए तो हमें पता है सेक्शन 124 एंड सेक्शन 125 आर फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लास्ट सेशन हाफ एन आवर ऑलमोस्ट 31 समथिंग मिनट्स का था। आज का सेशन कंपैरेटिवली शॉर्टर रहने वाला है। हमने अब इस सेशन के बाद हम थोड़े कंसेप्ट साथ पढ़ेंगे, थोड़े सेशंस आधे पौने घंटे के ही होंगे बट थोड़े ज़्यादा कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे। अभी हम पेस सेट कर रहे हैं और अब हम अपने एक्सेलरेट भी करना होगा। यस, ओनली देन विल वी बी एबल टू स्मार्टली स्टडी एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ टाइम। ओके, तो चलो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से शुरू करते हैं, दैट इज योर 25B। इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। इस इंश्योरेंस कंपनी ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत एक गाड़ी का इंश्योरेंस कराया फॉर दिस मिस्टर ए मिस्टर ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि अगर आपकी गाड़ी का कोई भी नुकसान होगा, कोई भी लॉस होगा तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल ओरिजिनल वैल्यू गाड़ी की है 15 लाख रुपए। ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया लेट्स से फॉर एग्जांपल जिसकी वजह से 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब करंट वैल्यू जो है गाड़ी की वो है 13 लाख। सो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी आपसे ये वादा कर रही है, मिस्टर ए से ये वादा कर रही है कि मैं आपको करंट वैल्यू से ओरिजिनल वैल्यू पे ले जाऊंगा, मतलब बिफोर द लॉस जिस वैल्यू पर आप थे मैं उस वैल्यू पर आपको वापस ले जाऊंगा। So what is contract of indemnity? Contract of indemnity is a promise from one party to another party that in case of any loss, I will make good the loss. चाहे वो लॉस मेरी वजह से हुआ हो या किसी और की वजह से हुआ। तो मैम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्यों क्या हुआ, क्योंकि प्रपोजल हुआ, प्रॉमिस हुआ, बट कंसिडरेशन कहाँ है, कंसिडरेशन इज प्रीमियम। जो ये प्रीमियम इन द पॉलिसी दे रहे होंगे ना, दैट इज द कंसिडरेशन। तो प्रपोजल है, प्रॉमिस है, कंसिडरेशन है, अग्रीमेंट है, और दोनों में दोनों पार्टी ने जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। अगर कोई भी पार्टी अपना तरफ का वादा नहीं निभाती है तो कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर जाया जा सकता है। इस वजह से एनफोर्सेबल बन जाता है एंड देयरफॉर बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। और यही होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो वादा कर रहा है कि मैं आपका गुड लॉस गुड कर दूंगा, वो है इंडेमनीफायर। और जिसका लॉस गुड किया जा रहा है, मतलब जिसे वादा किया जा रहा है, वो बन जा रहा है इंडेमनीफाइड, या इसको हम इंडेमनिटी होल्डर भी कहेंगे। इसको हम इंडेमनिटी होल्डर भी कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है इंडेमनीफायर, एक होता है इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनीफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर। जो इंडेमनीफायर है उसी को आप प्रोमिजर भी बोल सकते हैं, और जो इंडेमनीफाइड है, इसको वादा किया जा रहा है ना, बन जा तू मेरी रानी तुझे महल दिलवा दूंगा, तो यही तो बोल रहा है, वादा कर रहा है, इसको कर रहा है, जो कर रहा है वो प्रोमिजर, जैसे किया जा रहा है वो प्रोमिजी।
और यहाँ से बन रखा है मैकमिलन में क्वेश्चन, इस वजह से प्रोमिजर प्रोमिस में क्वेश्चन बन रखा है कि जो प्रोमिजी होता है वही इंडेमनीफायर होता है। नो, जो प्रोमिजर है वही इंडेमनीफायर है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, इंडेमनिटी होल्डर ही प्रोमिजर होता है। नो, इंडेमनिटी होल्डर तो प्रोमिजी होता है। तो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, सिंपल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। 1 2 3 4 ऑप्शंस दे देंगे या 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स दे देंगे और उन कोड से आपको ABCD बना देंगे कि 1 और 2 सही है, 3 और 4 सही है, इस तरीके से। तो आपको इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स आती होंगी, तभी आप राइट आंसर फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज होती हैं मैम? 2 पार्टीज होती हैं, एक होता है इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। इसी को ही इंडेमनीफाइड कहते हैं। एग्जाम में बोलेंगे कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 3 पार्टीज होती हैं, इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड एंड इंडेमनिटी होल्डर। नहीं भैया जी, इंडेमनिटी होल्डर को ही इंडेमनीफाइड बोलते हैं। जो वादा कर रहा है वो इंडेमनीफाइड, जिससे वादा किया जा रहा है वो इंडेमनीफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर। जिसका लॉस हो रहा है वो इंडेमनीफाइड इंडेमनिटी होल्डर है। जो वादा कर रहा है तो कि तेरा लॉस मैं गुड कर दूंगा, आई प्रॉमिस टू मेक गुड फॉर योर लॉस, चाहे वो मेरी वजह से हो या किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो, वो इंडेमनीफायर। Who promises to save the loss and whose loss is made good, indemnifier and indemnity holder or indemnified respectively। ठीक, बहुत सिंपल है ये चैप्टर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि मैम खाली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ही क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, बट क्या और भी है? बिल्कुल, आइए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक शेयर होल्डर है किसी कंपनी के और इनके पास जो सर्टिफिकेट है, फिजिकल सर्टिफिकेट, वो खो गया। आज तो खैर 2008 जब से हमारे पास डीमैट अकाउंट कंपलसरी हो चुके हैं, तो फिजिकल कॉपी आती ही नहीं है शेयर की, है ना, बट सॉफ्ट कॉपी में हम डील करते हैं। बट एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसी एग्जाम्पल को FDR के साथ, FD की रिसीट के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, जैसे कि ये शेयर होल्डर है, इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो खो गया। आई लॉस्ट माई शेयर सर्टिफिकेट, प्लीज इश्यू अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। कंपनी ने कहा ठीक है, मैं तुमको डुप्लीकेट तो सर्टिफिकेट इशू कर दूंगा, बट मान लेते हैं कोई ओरिजिनल कॉपी लेके आ गया, इसकी वजह से मुझे लॉस हुआ, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? If anyone brings original certificate and company has to face the loss, then you are going to compensate for the loss. ऐसी बात, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी साइन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर है वो इंडेमनीफायर बन जाएगा और ये कंपनी जो है वो बन जाएगी इंडेमनिटी होल्डर, या इसी को ही हम इंडेमनीफाइड भी बोलेंगे। सिमिलर तरीके से लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है राम। ओके, ये राम जो है आपकी बैंक में उन्होंने एक FD खुला रखी है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट एक FD खुलाई और उसके अगेंस्ट एक रिसीट मिले या एक सर्टिफिकेट मिला है। ओके, अब ये सर्टिफिकेट इनसे खो गया, ही इनके पास है और इनसे ये खो गया। इन्होंने कहा कि मेरे को एक डुप्लीकेट इशू कर दो, तो आपने कहा ओके मैं डुप्लीकेट तो इशू कर दूंगा, बट अगर कोई ओरिजिनल कॉपी लेकर आ गया तो उसका लॉस कौन भुगतेगा? तो इस बात पे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बैंक इनसे साइन करा लेगा, बैंक इनसे साइन करा लेगा। तो यहाँ पर राम बन जाएंगे इंडेमनीफायर और बैंक बन जाएगा इंडेमनीफाइड, या फिर इन्हीं को ही हम इंडेमनिटी होल्डर भी बोलेंगे। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? सिंपल, इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, बने हैं। ओके, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other from the loss likely to be caused to him। अभी हुआ नहीं है लॉस, लॉस हो सकता है, कंटिंजेंट है किसी इवेंट पे। This loss can be either by conduct of promiser himself or by conduct of any other person। जो promiser है वो indemnifier है। एसेंस ये है कि लॉस अगर है तभी पैसा मिलेगा। इंश्योरेंस 15 लाख का करा रखा है, गाड़ी को कुछ हुआ ही नहीं है तो पैसे कुछ नहीं मिलेंगे। लॉस लेट से 2 लाख रुपए का हुआ और आप पूरे 15 लाख रुपए लेना चाह रहे हो, यहाँ पे कोई बिजनेस करने बैठे हो क्या इंश्योरेंस से?
जितने का लॉस हुआ है, और अगर लॉस हुआ है तभी आपको खामियाजा मिलेगा या कंपनसेशन मिलेगा, या आपका लॉस गुड कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। Only when the loss is proven will contract of indemnity, under the contract of indemnity, indemnifier will pay and make good for the loss for the indemnified. Am I clear to everybody? ओके तो क्या बोल रहे हैं हम, एग्जाम्पल समझते हैं। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बी, ए बी को बोल रहा है कि मैं तेरा लॉस गुड कर दूंगा अगेंस्ट द कंसिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, अगर मतलब अगर कोई कानूनी कार्यवाही हुई, प्रोसीडिंग्स विच सी में टेक अगेंस्ट बी, अगर सी ने बी के अगेंस्ट कोई कानूनी कार्यवाही करी जिसकी वजह से बी का कोई नुकसान हुआ, तो ये बोल रहा है उसका खामियाजा मैं तुमको दूंगा, जो लॉस होगा उसका भुगतान मैं करूंगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ ₹200, 200 रुपये की ही बात हुई है। मान लेते हैं इंश्योरेंस हुआ 15 लाख का, खर्चा हुआ 20 लाख का, पैसे 15 लाख ही मिलेंगे, ठीक है। और यही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब अभी तक यहाँ पे नंबर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बने हैं BRBL में, चांसेस काफ़ी कम है नंबर बेस्ड क्वेश्चंस बनने के। बट अगर ऐसे पूछ लेते हैं 15 लाख का इंश्योरेंस करा रखा है, 13 लाख का लॉस हुआ है, तो 13 लाख मिलेंगे, 15 लाख मिलेंगे, 2 लाख मिलेंगे, कितने मिलेंगे, तो जितने का लॉस हुआ है। सो बेसिकली आपको उस पोजिशन में लेकर जाना है जिस पोजिशन में लॉस से पहले है, ठीक है। बट हमें हर तरीके से क्योंकि रेडी रहना है, तो मैं कंसेप्ट पढ़ा ही रही हूँ, तो व्हाई नॉट अंडरस्टैंड एवरी एंगल ऑफ इट। ओके, अब हमारे पास 3 राइट्स हैं इंडेमनिटी होल्डर की या इंडेमनीफाइड की। सारे डैमेजेस क्लेम कर सकता है कौन, इंडेमनिटी होल्डर। सारे कॉस्ट जो भी केस करते हुए खर्चा हुआ, वकील का खर्च हुआ, कोई कागजी कार्रवाई हुई, उसमें कोई पैसे गए, वो पैसे भी रिकवर करे जा सकते हैं, या कोई भी सम जो अंडर द कॉम्प्रोमाइज देना पड़ रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक पंखा बनाने की कंपनी हूँ, ठीक है। अब मैंने इंश्योरेंस करा रखा है या इंडेमनिफिकेशन में एंटर हो रखी हूँ किसी के साथ कि भैया मेरे पैसे, ऐसे कुछ केसेस आ सकते हैं कि पंखा गिरा, किसी के सर में चोट लग गई, उसका ऑपरेशन हुआ, मुझे कुछ पैसे देने पड़े, या हो सकता है कंपनसेशन भी देना पड़ा, अलॉन्ग विद डैमेजेस कंपनसेशन भी देना पड़ा। और इस पूरे प्रोसेस में मेरा कोई केस लॉ भी चल रहा होगा, तो उसमें वकील वगैरह के पैसे भी देने होंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को मैंने, पंखा बनाने वाली कंपनी बजाज, उषा, कोई सा भी ले लो, मैंने इंश्योरेंस कराया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आई हुई हूँ। तो ये जो इंडेमनीफायर है मेरे सारा कॉस्ट तो देगा ही, डैमेजेस वाला, मेरा जो भी खर्चा इन केस ऑफ डिफेंडिंग माई सेल्फ इन द कोर्ट ऑफ लॉ वो भी दूंगी, देना पड़ेगा, और जो सम्स है वो भी। बट ऑफकोर्स ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि मेरा टर्म्स एंड कंडीशन में क्या कवर करता है मेरा इंडेमनीफायर। बट ये तीनों मेरे राइट्स है एज एन इंडेमनिटी होल्डर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन 124, सेक्शन 125। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? आई होप सो। अब एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चंस बन सकता है। क्या है ये, पहले समझते हैं। इम्प्लाइड इंडेमनिटी क्या है। एक तो है सामने वाले ने वादा किया है कि तुम्हारा कोई लॉस होगा तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। दूसरा एक सर्कमस्टांस समझते हैं जो यहाँ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा जब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं ये 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, ठीक है। सी को एक कोई स्कीम के बारे में पता चला कि 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल। तो ठीक है, सी गया मिस्टर एक्स के पास और वहां से उधार लिया पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे, और ये पैसे इस जो भी चिट फंड, लक्ष्मी चिट फंड, वॉट में पैसे डाल दिए। अब 21 दिन बाद पैसे डबल होंगे क्या? नहीं। बट क्योंकि फर्म के नाम पे ये पैसे लिए गए हैं, तो लॉस अगर इनका मिस्टर एक्स का हो है, तो चाहे इन्होंने नहीं भी वादा किया है, बिकॉज इन पार्टनरशिप में करे कोई भरे कोई होता है, दैट्स अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इस वजह से इन दोनों को भी इंडेमनीफाई करना पड़ेगा फॉर द लॉस, तीनों को मिलकर, या हो सकता है अकेले इनको, बट मतलब मान लेते से ए और बी को देना पड़ रहा है सी की वजह से, तो बाद में हो सकता है ले लें, उसके लिए अलग प्रोसीडिंग चलेगी। बट फॉर नाउ दे आर एज पार्टनर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल। इसी को म्यूचुअल
एजेंसी बोलते हैं। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है हर कोई हर किसी का प्रिंसिपल भी है, हर कोई हर किसी का एजेंट भी है। मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के बिहाफ पे फॉर द फर्म काम कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो मिस्टर एक्स बोलेंगे मुझे नहीं पता सी लेके गया, मुझे पता है कि तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म लेके गई है, तो तुम दो पैसे तो देने पड़ेंगे। दिस इज हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, चाहे वादा नहीं भी किया है, अंडर द सर्कमस्टांसेस देना पड़ेगा। मैम इसका कोई केस लॉ है, जैसे आपने लास्ट सेशन में मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष बताया था? जी हाँ है, एक केस लॉ है। उस केस लॉ का नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ क्या हुआ था पहले समझते हैं। सो बेसिकली एक मिस जी थी, ठीक है, उस मिस जी ने गवर्नमेंट को कुछ पैसे दिए और उनसे एक बॉन्ड ले लिया, ठीक है। ये ऐसे हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे इन्होंने ये बॉन्ड जो है, इन्होंने ये बॉन्ड अपने एजेंट को दिया या अपने ब्रोकर को दिया। उस ब्रोकर का नाम था मिस्टर ए। इस ब्रोकर ने इस बॉन्ड पे अपने फ्रॉड करके जाली दस्तखत करे, साइन करा और अपने नाम पे इसे एंडोर्स कर लिया इस बॉन्ड को, और चल दिया बैंक के पास, बैंक मुझे जो ये गवर्नमेंट का अकाउंट है उससे पैसे दे दो। तो अब साइन हो रखे थे, एंडोर्समेंट था, बैंक ने गुड फेथ में बैंक ने गुड फेथ में पेमेंट कर दी। ओके, गुड फेथ में पेमेंट कर दी इनको। चलिए, अब पता चला मिस जी को पता चला कि उसके उनके साथ तो गलती हो, मतलब फ्रॉड हो गया है। तो मिस जी ने गवर्नमेंट को सू कर दिया कि भैया आपने मेरे अकाउंट से पैसे कैसे चले दे दिए, मेरे बॉन्ड में तो पैसे ही नहीं है। तो जब ये सू हुआ, कोर्ट ऑफ लॉ में गया, तो कोर्ट ऑफ लॉ ने इन फेवर ऑफ मिस जी सुनवाई करी कि हाँ भैया गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट को पैसे देने पड़ेंगे, स्टेट को स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पैसे देने पड़ेंगे मिस जी को। अब स्टेट ने क्या किया, इंटर्न बैंक को सू कर दिया कि भैया तेरी वजह से मेरा लॉस हुआ है। क्या ये बैंक पार्टी भी था इस पूरे प्रोसेस में? नहीं। बट बैंक की गलती पकड़ी गई जिसकी वजह से बैंक को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? हाँ। तो कोर्ट ऑफ लॉ ने डिसाइड किया, हाँ स्टेट को पैसे देने पड़ेंगे, मतलब बैंक को स्टेट को पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर दे वर नॉट इवन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट थे, बट बैंक स्टिल हैड टू पे। क्या हुआ, सब वापस रिपीट करते हैं, लेट्स रिपीट। हमने कहा मिस जी ने पैसे दिए, गवर्नमेंट से बॉन्ड ले लिया और अपने एजेंट को ये बॉन्ड दिया। एजेंट ने फ्रॉड किया और साइन करके अपने नाम पे एंडोर्स करा लिया। अब बैंक चला गया, बैंक से गुड फेथ में पैसे ले लिए, ठीक है। अब मिस जी को ये बात पता चली तो उन्होंने सू कर दिया। अब कोर्ट ऑफ लॉ ने मिस जी के फेवर में सुनवाई कर दी। अब गवर्नमेंट ने बैंक को सू कर दिया, अब बैंक को पैसे देने पड़ गए, ठीक है। यहाँ पर इनकी इंडेमनिटी, इन्होंने तो इंडेमनिटी के लिए वादा भी नहीं किया था, बट इनकी इम्प्लाइड इंडेमनिटी हो गई। और यही केस है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया। जो ये बैंक था, ये बैंक ऑफ इंडिया था। An act is done by one person at instance of another, and such an act is not in itself manifestly tortuous to the knowledge of the person doing it, and such act turns to be injurious to the rights of third person. The person doing it is entitled to an indemnity from him who requested that it should be done. Of course, agent पे अलग केस चलेगा, उस पर fraud under section 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बातें करेंगे, बट हमारे सिलेबस में ही नहीं है। हमारे सिलेबस में जो है हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर सेक्शन 124 ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगी क्या सर्कमस्टांसेस, जैसे हमारे इस केस में इट इज एन इम्प्लाइड इंडेमनिटी। ओके, एंड विद दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज डन।
आई होप गाइस बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। ये जो नोट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ऑन CMA दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एंड इन केस ऑफ क्वेश्चंस टॉक टू मी। ओके, नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ हम यूनिट 25C एंड यूनिट 25D साथ में करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट साथ में करेंगे। Okay, for now I'll take your leave. This is your friend and your teacher, CMA Disha Dua, signing off for today. Bye bye.